स्टूडेंट्स, आज हम अपना साइंस का सेकंड चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, फ्रेंड एंड फो। इसमें आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के टाइप्स देख लिए थे कि कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं। यहाँ पर उनके कुछ डायग्राम्स हैं, इनका इनलार्ज व्यू देख लीजिए आप। ये बैक्टीरिया दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया हैं। ये सारे के सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंडर में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई जा चुकी है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है पिछले वीडियो में। जिसमें ये देखिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ग्रुप दिखाए जा रहे हैं। ये आपके रॉड शेप वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जा रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर आप देखिए रॉड की तरह है। ये आपको रॉड शेप में नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके सारे रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। बगल में आप देखिए, यहाँ पर आपको एल्गी दिखाया जा रहा है। ये आपकी जो एल्गी आपको नज़र आ रही है, ये एल्गी ये क्लेमाइडोमोनास है। इसको जूम करके देखिए। क्लेमाइडोमोनास की खासियत होती है कि इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये जो आप इसमें ये दो देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये फ्लैजिला हैं, ठीक है। इन्हीं फ्लैजिला की हेल्प से ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपका वाटर में स्विम करता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसलिए ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है। तो जितने भी एल्गी हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए इनको फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बगल में देखिए दूसरा दिखाया जा रहा है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की खासियत होती है कि इसमें जो ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके अंदर ये स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल शेप का मतलब होता है, जैसे आपने स्प्रिंग को देखा होगा कि स्प्रिंग आपकी गोल गोल लच्छों में नज़र आती है, वैसे ही इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो स्पाइरल शेप का पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम जो है स्पायरोगायरा रखा है। आपने देखा भी होगा, जो पॉन्ड्स वगैरह में कभी कभी आप हाथ डालिए तो आपके हाथ में बारीक रेशे ऐसे लंबे लंबे ग्रीन कलर के आ जाते हैं, जिसको जनरली हम लोग काई बोलते हैं। वो ये स्पायरोगायरा ही होते हैं। साइड में देखिए, ये आपके फंगस दिखाए जा रहे हैं। जैसे ज़्यादातर आप लोगों ने ब्रेड में देखा होगा कि ब्रेड में ग्रीन कलर के पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, या कभी कभी जब हमारा टिफ़िन छूट जाता है बैग में और एक दो दिन के बाद जब निकलता है छुट्टी के बाद, तो उसमें रोटी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर वाइट कलर का एक मटेरियल आपको नज़र आता है, वो भी आपका फंगस होता है। और ये फंगस का आपका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जो है, ये जो आपको गदा की तरह, क्लब की तरह नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे स्पोरेंजिया होते हैं, जिनके अंदर इस फंगस के स्पोर भरे रहते हैं। जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी दीवार फट जाती है, जैसे बैलून बस्ट करता है। और जब बैलून
बस्ट करता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बर्थडे में एक बिगर बैलून लगाया जाता है जिसके अंदर टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह डाल दी जाती हैं, और जब वो बस्ट करता है तो वो पूरे कमरे में उन चॉकलेट्स को गिरा देता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जब ये बैलून बस्ट करेंगे, स्पोरेंजिया बस्ट करेंगे, तो स्पोर्स छिटक करके चारों तरफ दूर तक गिरेंगे, और जहाँ पर ये फूडर आइटम के ऊपर यदि गिर गए तो वहीं से इनकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है, नीचे देखिए, ये पैरामीशियम दिखाया जा रहा है। पैरामीशियम की खासियत होती है, ये प्रोटोजोआ का मेंबर है, और ये हमेशा जैसे हमारे बाथरूम स्लीपर होता है उस शेप में पाया जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए, ये आपको बाथरूम स्लीपर की शेप में नज़र आता है। इसकी बॉडी पर देखिए छोटे छोटे ये हेयर्स पाए जा रहे हैं, पूरी बॉडी पर ये हेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनको बोलते हैं सीलिया। इन्हीं सीलिया की वजह से ये आपका वाटर में स्विम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ में नौका दौड़ होती है जिसमें बहुत सारे नौका चलाने वाले बैठे रहते हैं और नाव को चप्पू से चलाते हैं। उनकी खासियत होती है कि उनके चप्पू, सभी के चप्पू एक डायरेक्शन में चलते हैं। उससे क्या होगा कि नाव बहुत तेज़ी से आगे जाती है। वही हाल यहाँ पर सीलिया का होता है कि जब इस एनिमल को मूव करना होता है तो इसके सारे सीलिया एक पर्टिकुलर दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, जिससे ये एनिमल अपनी प्लेस को बदल लेता है, फूडर आइटम की तरफ जा सकता है या अपने दुश्मन से दूर भाग सकता है। इसमें देखिए खासियत क्या होती है कि इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, जो रेड कलर का यहाँ पर दिखाया गया है, और एक छोटा न्यूक्लियस होता है जो डॉट आपको नज़र आ रही है। ये छोटा सा न्यूक्लियस जो है ये आपका माइक्रो न्यूक्लियस है जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? दूसरा, इसी ग्रुप का प्रोटोजोआ का कॉमन मेंबर पाया जाता है अमीबा। अमीबा में भी आप देखिए इसके पास इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। इनको कहा जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लेग, यानी पैर जैसी रचना। पैरों का काम क्या होता है? हमको वॉक कराना। तो यहाँ पर ये अमीबा भी जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जाता है तो ये सूडोपोडिया बनते जाते हैं, बनेंगे और बिगड़ जाएंगे। यानी एक अमीबा कभी भी पर्टिकुलर एक शेप में नहीं रहता, उसके बराबर नए नए सूडोपोडिया बनते रहते हैं और पुराने सूडोपोडिया डिसअपीयर होते रहते हैं। आगे चलते हैं। वायरसेस, आजकल बहुत तगड़ा प्रकोप चल रहा है वायरसेस का। आप सभी जानते हैं इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ है, अपने कानपुर में भी इससे अछूता नहीं है। ये वायरस ग्रुप का आता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये HIV वायरस का दिखाया जा रहा है। ये HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV वायरस आपका RNA से बना होता है। हमारे जो वायरसेस होते हैं वो दो तरह के वायरसेस होते हैं जिनके अंदर DNA और RNA पाया जाता है। RNA वाले वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे ये HIV वायरस, और इसी ग्रुप में शामिल हो गया है हमारा कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 नाम दिया गया है। कोविड-19 को यदि आप एलोबरेट करें तो इसका पूरा नाम है कोरोना
वायरस 2019, जिसको शॉर्ट में हम कोविड-19 बोलते हैं। क्लियर? वायरसेस आप जानते हो एनिमल और नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एनिमल पाया जाता है। बाकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यदि उसमें से आप वाटर कंटेंट वगैरह निकाल दीजिए तो वो ज़्यादा देर तक का सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वायरसेस की क्वालिटी होती है कि ये नॉन लिविंग सरफेस पर भी बहुत लंबे समय तक सरवाइव अपने को रख सकता है। इसीलिए ये जो डिज़ीज़ कोरोना की फैल रही है, यही इसका कारण है कि ये जो नॉन लिविंग आइटम्स होता है, जैसे हमारे घर की रेलिंग, दरवाज़ों के हैंडल्स, हमारी चाबियाँ, इन सब में बहुत लंबे समय तक प्रेजेंट रहता है। और जब कभी भी कोई हेल्दी पर्सन उन चीज़ों को टच करता है तो वो वायरस उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारे जो आइज़, नोज़, माउथ के थ्रू ये बॉडी में इंटर कर जाएगा और इन्फेक्शन फैला देगा। तो ये वायरसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं हमारे लिए। अब हम बात करते हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे लिए क्या काम करते हैं। पहला आप देखिए, इनके सब यूज़फुल एक्शंस हैं, यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड। किस कंट्रास्ट में ये फ्रेंड है? देखिए, पहला मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो हम लोग रोज़ दूध से दही बनाते हैं, उसमें बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसका ये रोल होता है। जो हम थोड़ा सा दही डालते हैं दूध में, उसमें कुछ हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। जब वो दूध में जाते हैं तो दूध को एज ए फूड इनटेक करते हैं और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, दही बना देते हैं। दूसरा है मेकिंग ब्रेड्स। आपने देखा होगा जितने भी बेकरीज होती हैं वहाँ पर ब्रेड और बिस्किट्स बनाए जाते हैं। उनको बनाने के लिए ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? ईस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फंगस ग्रुप का मेंबर है, ये ब्रेड हमारी तैयार होती है। मेकिंग अल्कोहल्स, आप जानते हो आजकल अल्कोहल की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी हो रही है। जो हमारे घरों में डिसइंफेक्टेंट या हैंड वॉश बनाए जा रहे हैं, जिनको हम सैनिटाइज़र बोलते हैं, वो सैनिटाइज़र उसमें से अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा रखी जाती है। 70% या उससे ज़्यादा यदि अल्कोहल की मात्रा होती है तो वो हमारे इस कोरोना वायरस को किल कर देता है। दूसरी चीज़ अल्कोहल की भी आपने देखी होगी, स्प्रिट। डॉक्टर जब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो पहले एरिया को क्लीन करने के लिए स्प्रिट का यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री लैब में भी स्प्रिट लैम्प का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्प्रिट भी हमारी अल्कोहल ही है, जो हमारे बहुत अच्छे काम में यूज़ होती है। इसका प्रोडक्शन भी हम ईस्ट की हेल्प से करते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। यानी फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग मेडिसिन्स। आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स। कोई भी बीमारी होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक्स देता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं और वो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स हैं, यानी अगेंस्ट बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया की बीमारी यदि हमारे शरीर में कोई हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको किल करने के लिए इन्हीं एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। लास्ट यूज़ है वैक्सीन्स। आप जानते हो बहुत सारी बीमारियों को
होने से पहले ही ख़त्म करने की तैयारी की जाती है बॉडी में थ्रू वैक्सीन्स। आपने आजकल सुना भी होगा कि BCG, DPT, पोलियो, बहुत सारी वैक्सीन इन्फेंट्स को दी जाती हैं जिससे भविष्य में होने वाली बीमारियों से उसको बचाया जा सके। तो ये सारे थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप जानते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमको बीमार भी कर सकते हैं। इसमें से जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े हैं, एल्गी को छोड़ दीजिए, बाकी सब बीमारी भी दे सकते हैं। यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई, ये चारों ग्रुप हमें बीमार भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, जिनको कहा जाता है पैथोजेंस। यानी ये ह्यूमन बॉडी में बीमारियां फैलाएंगे। इसी में देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, लेदर, वुड एक्सेट्रा, यानी इनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ह्यूमन में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी में डिजीज़ का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाएगा? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल आप देखिए, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक ऐसी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन में कॉज करते हैं और इनमें से कुछ हमारी कम्युनिकेबल हैं। जैसे चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, ट्यूबरकुलोसिस देखा होगा, कॉमन कोल्ड देखा होगा, ये सब एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसी तरह से कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोआ कॉज करता है। प्रोटोजोआ से भी बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मलेरिया। यहाँ पर देखिए, आपको ये मलेरिया का दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मलेरिया ह्यूमन बॉडी में फैलता है। आप जानते हो मलेरिया कॉज करने के लिए जो एनिमल है वो फीमेल एनाफिलीज होता है। यानी फीमेल एनाफिलीज की जो लार होती है उसके लार में वो जम्स पाए जाते हैं जो मलेरिया फैला सकते हैं। जब वो ब्लड सक करने के लिए हमारे बॉडी पर अपनी सूंड को धंसाती है तो उसी से सलाइवा से उसके जम्स हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और इंटर करके वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बहते बहते लीवर में पहुंच जाते हैं और लीवर के अंदर बैठ कर के लीवर सेलों को खाना शुरू कर देते हैं। और जब लीवर सेल को पूरा तरह से खा डालेंगे तो कई सारे लीवर सेल जब उन्होंने खा लिए तो अंदर से हज़ारों की संख्या में ये बाहर निकलेंगे और सभी एक दो जम्स नए लीवर सेलों में घुस जाएंगे। यानी हज़ारों लाखों लीवर सेल्स हमारे ये डैमेज कर देते हैं। और जब इनकी संख्या बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड में भी वो जम्स बहने लगते हैं। तब आदमी को फीवर आता है और तब पता चलता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। इसी तरह से एनिमल्स में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारी कॉज करते हैं। आप देखिए, ये आपको कई प्लांट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं जो फंगस की वजह से ख़राब हो रहे हैं।
आपने देखा भी होगा कि कभी कभी किचन गार्डन में आपके बहुत सारे प्लांट की पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। इसीलिए उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। ये टेबल आपकी दी गई है। इस टेबल को आपको तैयार करना है कि ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज़ कॉज की जाती हैं, इनको कॉज करने वाला कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वो किस तरह से डिजीज़ को कॉज करता है, एयर के थ्रू करता है, कांटेक्ट से करता है। तो ये दोनों टेबल आपको कंप्लीट करनी है। लास्ट का जो टॉपिक बचा है नाइट्रोजन साइकिल, वो हम अगले टर्न पर लेंगे। धन्यवाद।